नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के संधि प्रकरण को हम देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर कुल 4 अंक का टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। हमें इस व्याकरण भाग की संधि के अंदर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उपभेदों को हमको पढ़ना है। स्वर संधि के अंदर जो भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। एक और भाग होता है प्रकृति भाव संधि, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को अलग अलग चैप्टरों के अंदर हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको यण संधि के सिद्धांत नियम के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको बंधुओं, परीक्षा के अंदर संधि विच्छेद करना या फिर संधियुक्त शब्द लिखना और इसके साथ संधि का नाम लिखना कि कौन सी संधि है, तो हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए और कौन सी संधि है ये पता लगाना आवश्यक है। तो आज एक एक संधि के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक ऐसी है जिससे हम संधि विच्छेद करेंगे और कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में हम ये पता कर सकें कि ये किस प्रकार की संधि है, कौन सी संधि है। तो आज सबसे पहले हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि जिसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यणकी। इको यणकी यानी कि इक प्लस अच बराबर यण। संस्कृत के अंदर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो इक प्रत्याहार होता है, जिसके अंदर वर्ण आते हैं ई, उ, री और ली, उसके बाद में अच, ये माहेश्वर सूत्र का एक प्रत्याहार है, जिसके अंदर हम देखें तो अ, ई, उ, ण, री, क, ए, ओ अंग, ऐ, औ, च, यानी अ से लेकर च तक के वर्ण, ये सारे के सारे स्वर हैं। तो इक प्रत्याहार के बाद में यदि अच यानी कि अगर कोई स्वर आवे, ध्यान रहे असमान स्वर। स्वर कौन सा होगा? असमान, क्योंकि अगर समान स्वर आ गया तो वह दीर्घ संधि का भाग कहलाएगा, इसलिए असमान स्वर का होना आवश्यक है। तो असमान स्वर होने पर यण प्रत्याहार यानी य, व, र, ल हो जाता है। अगर इसको हम डिटेल में और देखें तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो इसका य हलंत होगा, ध्यान रहे य, व, र, ल, ये हलंत वर्ण होंगे। तो छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका य वर्ण होना है। छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है उसका व हलंत होता है। ऋषि का री प्लस असमान स्वर होने पर ये र वर्ण बनता है। क्या बनता है? र वर्ण बनता है। उसके बाद री, संस्कृत में इसको एक स्वर के तौर पर गिना गया है, तो री प्लस असमान स्वर आने पर ये आपका ल वर्ण बनता है। तो इस प्रकार ये इको यण की सूत्र की पूरी व्याख्या कि इक के परे अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका यण प्रत्याहार के तहत य, व, ल ये वर्ण बनते हैं। अब इसी चीज को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसकी पहचान क्या होगी, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। जैसे यहां पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इत्यादिषु। इत्यादिषु कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, उन शब्दों के अंदर हम पहचान कैसे करेंगे ये महत्वपूर्ण चीज है, और उसका विच्छेद कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इत्यादिषु, उसके बाद एक शब्द मैं लिख रहा हूं देवेश्वपी। देवेश्वपी ये दूसरा शब्द हमारे पास है। पहले मैं 2 के बारे में बता दूं, उसके बाद
ठीक है ना। देखो यहां पर यह वर्ण है, उसके आगे ये आधा अक्षर है, यहां पर ये व है, इधर आधा अक्षर है, ठीक है। इस टाइप की स्थिति बनती है तो प्रायः यण संधि का उदाहरण होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। प्रायः कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं, ध्यान रहे। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हम किस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूं आपके सामने। देखो हम यहां पर देखते हैं य के पहले आधा अक्षर है, य के पहले आधा अक्षर है, और हमने उधर पढ़ा था कि छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद कोई अच् वर्ण आता है तो वह य बनता है। क्या बनता है? य बनता है। तो ये य बनता है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? छोटी ई अथवा बड़ी ई आनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह है, इस स्थिति में जो आधा अक्षर है, ध्यान रहे जो आधा अक्षर है उसमें हमको छोटी ई अथवा बड़ी ई की मात्रा मिलानी है। तो हमने यहां पर ले लिया, इस में ई की मात्रा मिला दी, ई प्लस। अब आगे क्या करना है? इस य वर्ण की ध्वनि कौन सी है? आ की। कौन सी ध्वनि है? आ की ध्वनि है। तो यहां पर हम लिखेंगे आ दी शु, क्योंकि ई के बाद स्वर आना चाहिए, इसलिए ई की धन आदिशु। ध्यान रहे, मैं यहां पर आपको एक रूप सिद्धि करके बता रहा हूं, तो रूप सिद्धि के अंदर ध्यान दे। देखो इस ई में से ई निकल रहा है, छोटी ई, प्लस यहां पर अ है, और देखो यहां पर ये असमान स्वर है, असमान स्वर का होना आवश्यक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? य वर्ण बन गया। क्या बना? य वर्ण बना। अब यहां पर आपको सुनाई दे रही ई, और ती में से ई निकल गया तो हलन बचा, इन दोनों को मिलाकर बचा यह हलन, और पीछे का शब्द लिखेंगे आ बी शु। इस प्रकार हमारे सामने शब्द बनेगा ई, आधा क के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये तो वैसा का वैसा रहेगा आधा क। इस य के अंदर ये आ मिल गया तो बन गया या दी शु, इत्यादि शु। ये हमारी संधि विच्छेद है। क्या कुछ बताइए मैंने? य व र ल के पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो वो प्रायः जन संधि होती है। अब देखो यह कब बनेगा? जब छोटी अथवा बड़ी के बाद कोई अच्छा स्वर होगा तो यह बना। तो जो आधा अक्षर है तो हमको इसके अंदर ई मिलानी है। देखो यहां पर दूसरा उदाहरण है देवेश्वपी। देवेश्वपी के अंदर यहां पर ये व है, और व के पहले आधा अक्षर है, व के पहले आधा अक्षर है, तो जाहिर सी बात है व कब बनेगा? जब छोटा हो अथवा बड़ा हो प्लस स्वर होगा तो बनेगा व। अब इसके अंदर आधा अक्षर कौन सा है? देवेश्वपी। यहां पर ये व के पहले आधा अक्षर श है, तो श के अंदर हम कौन सी मात्रा मिलाएंगे? तब जाके व बनेगा उ की मात्रा। तो इस शब्द क्या बनेगा? देवेशु प्लस, अब इस व की ध्वनि कौन सी है? अ की। देवेशु प्लस अभी। यहां पर निकला उ, यहां पर निकला अ, और दोनों को मिलाकर बना व, क्योंकि उ के बाद कोई स्वर आता है तो व बनता है। अब यहां पर देखो दे वे, शु में से उ निकल गया, श हलत बचा, इन दोनों को मिलाकर बना व, और पीछे बचा अभी। इस प्रकार ये शब्द क्या बन जाएगा? देवे, श के बाद कोई स्वर नहीं है, वही से बात है हटा होगा श। इस व में अ की ध्वनि निकल गई, व पी, देवेश्वपी। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। कुछ और उदाहरण बता रहा मैं आपके सामने, जिसके अंदर अगर हम देखें धात्री धन अंश, धात्री धन अंश, देखिए यहां पर ये धात्री धन अंश, यहां पर ये ऋषिकारी है और यहां पर ये स्वर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? र बना। क्या बना? र बना। अब ऊपर से ऊपर धा, त्री में से री निकल गया तो हलंत बचा, री और अ मिलाकर क्या बना? र हलंत बचा, और उसके बाद बन गया अंश। अब धा त के बाद कोई स्वर नहीं है, आधा त, र में अ मिल गया र, और
धात्रिंशद, ये हमारा शब्द पूरा बना है। ऋषि के एक बार स्वर आ गया तो धात्रिंशद, इस प्रकार हमारा शब्द बनता है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति। अब यहां पर ली पूरा रूप में निकलेगा, प्लस यहां पर आकृति नहीं है, तो यहां इन दोनों को मिलाकर क्या बना, ल हलन, क्या बना, ल हलन बचा। अब इस ली में से ली पूरा निकल गया, यानी ये तो हो गया खत्म। इन दोनों को मिलाकर क्या बचा, ल हलन। उसके बाद शब्द क्या है, आकृति, आकृति। तो क्या बन गया, ल में आ मिल गया, ला कृति, ये हमारा शब्द बन गया। इस प्रकार आप किसी भी शब्द को पहचान कर कि क्या य व र ल से पहले कोई आधा अक्षर है, तो वो यवि संधि का उदाहरण होगा। कुछ एक दो उदाहरण मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं। एक है, कितना ही कठिन शब्द क्यों हो, घबराना नहीं, इत्य करोत, इत्य करोत, ये सभी आपके कितना हैं, एक जितने भी सूत्र लिख रहा हूं सब आपकी पाठ्य पुस्तक में से हैं। तो इत्य करो, यहां पर ये य और य के पहले आधा वर्ण, य किस स्थिति में बनता है, जब छोटी ही अथवा बड़ी के बाद में कोई स्वर होगा। कोई स्वर के अंदर हम कौन सी मात्रा मिलाएंगे, इति, प्लस इस य के अंदर कौन सी ध्वनि है, अ की ध्वनि है, अ करो, इति प्लस अ करो। कुछ और उदाहरण देखिए इसके अंदर, खलवेश, ये हो गया, ये दूसरा बताऊं मैं आपको, खलवेश। देखो ये वह वर्ण इसके पहले आधा अक्षर है, ठीक, तो वह किस स्थिति में बनेगा, जब उ अथवा उ के बाद में कोई असमान स्वर होगा तब। अब यहां पर देखो, ख ल में कौन सी मात्रा मिलाएंगे, उ की, प्लस इस व की ध्वनि कौन सी है, ए की, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, एश, खलु प्लस एश। तो हमारी स्वर संधि के तहत यम संधि के किस प्रकार पहचान करेंगे हम, उसका विच्छेद करने का क्या तरीका होगा, ये तरीका मैंने आपको बताया। एक उदाहरण में और बता दो आपको, इत्यनेन, कोई सा उदाहरण लीजिए, किसी टाइप का उदाहरण लीजिए, चाहे कितना ही कठिन शब्द क्यों न हो। इत्युच्यते, इत्युच्यते, ये शब्द हमारे सामने है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर य यहां पर भी आधा अक्षर यहां पर भी है, य यहां पर भी है, आधा अक्षर यहां पर भी है, लेकिन हमको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सार्थक शब्द होना चाहिए। तो दो भाग होंगे, वहां पर सार्थक शब्द होना चाहिए। चलिए अब इस य के पहले त है, उसके अंदर हम मिला देते हैं इति, प्लस इस य के अंदर उ की ध्वनि है, तो हम मिला देंगे उच्यते, इति धन उच्यते। अगर हम इसके पहले मिलाकर शब्द क्या बनता, इत्युचि, जबकि ये कोई शब्द है ही नहीं, सार्थक शब्द का होना आवश्यक है। देखिए यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, कस्य। अब इस य के पहले आधा अक्षर है, लेकिन यहां दो पद होंगे या दो वर्णों का मेल होगा, इसलिए यहां पर कोई शब्द बनेगा नहीं, तस्य, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। दो पद होने आवश्यक है, ये यण संधि का सबसे बड़ा सूत्र है, पूरी संधि का बड़ा सूत्र है ये, कि जहां दो पद मिल रहे होंगे, और संधि के अंदर दो पदों का मेल कभी नहीं होता है, दो वर्णों का मेल होता है, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है बंधुओं। तो यण संधि के बारे में आज मैंने आपको बताया। आप अपने पाठ्य पुस्तक में से शब्दों को छाटिए, पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं, ऐसे शब्दों को छाटिए, उनका विच्छेद करने की कोशिश कीजिए। कोई शब्द समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन कर दीजिए, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आशा करता हूं कि इस यण संधि के, स्वर संधि के एक भाग यण संधि के बारे में आपको